देखिए, जब भी किसी युग में अन्याय बहुत बढ़ जाता है तो दुष्टों का नाश करने के लिए एक मसीहा आता है। कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा YouTube पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। आज डिक्टेटर चल रहा, आज किसी भी अपोजिशन के नेता को सरकार की निंदा करने का कोई हक नहीं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने एक प्रोविंस में दिया था एम्स और दूसरा में IIT और IIM। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, दोनों को एम्स और दोनों को IIT IIM मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ। पार्टी बदल लिया साला। मेरे ख्याल में कई हजार सड़कें जितना 70 साल में सड़कें बनी है देहात की, उससे 10 गुना सिर्फ 2.5 साल में बनी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इतने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेजेस शायद 70 साल में नहीं बने जितने 2.5 साल में बने। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। दोस्तों, इनकी जोड़ी इस देश को बर्बाद कर देगी। मैं जितना सोचता हूँ उतना मेरा शरीर कांप उठता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है जब मैंने देखा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है और देश कितने संकट में है आज के दिन, तो मैंने सोचा अगर अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा इसके बारे में, और मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा। अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों ये देश नहीं बचेगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देश इस हालत में गिरते जा रहा है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाए? कोई हीरो नहीं आने वाला। जिस प्रॉब्लम को मेन कैरेक्टर सिंड्रोम कहा जाता है, ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है एक ऐसे आदमी के माइंडसेट को जो इस लेवल के नार्सिसिज्म पर आ गया है कि वो हर एक जगह पर अपने आप को उस कहानी का मेन कैरेक्टर समझता है। नमस्कार दोस्तों, सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है। उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। इन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपोज किया था, हुआ क्या? अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक। इन्होंने राम मंदिर को अपोज किया था। तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। तो लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे, और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। कहा था कुछ भी हो जाए 2019 में बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यहाँ पर देखकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस बेहद ऊंची शानदार प्रतिमा को देखने के लिए पर्यटकों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। मेरे ओपिनियन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बनेगा हमारे देश का। गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थापित दुनिया का सबसे ऊंचा और भव्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए लोगों की तादाद 80,000 का आंकड़ा पार कर गई। जानकारी के अनुसार शनिवार और रविवार को 1,20,000 सैलानी यहाँ पहुँचे। शुरू किया स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी बड़ी पैसे की बर्बादी है। अच्छा, लेकिन सरकार इस बात को कभी एडमिट। डेटा है कि 2.6 मिलियन लोग एक साल के अंदर अंदर आए थे। 84 या 82 करोड़ के आसपास एक ही साल में कलेक्ट करा था ये स्टैचू ऑफ यूनिटी ने, और आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा ये। तो इतने बड़े बड़े पब्लिक फेलियर्स होने के बाद इनके पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि या तो ये इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं। आज से 3-4 साल पहले जब मुझे क्रिटिसाइज किया जाता था कि मेरे वीडियोस में गलतियां हैं, मैं बड़ी आसानी से अपना मुंह मोड़ के कह सकता था ना, कोई गलतियां नहीं है, झूठ बोल रहे हो सब, मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन सच बात ये थी कि गलतियां हो रही थी मेरे वीडियोस में। आज के दिन एक बड़ा सिस्टम मैं इस्तेमाल करता हूं जिससे कि गलतियों को मिनिमाइज किया जा सके। एक एक्सेल फाइल। क्या बोला तूने? आज के दिन एक बड़ा सिस्टम मैं इस्तेमाल करता हूं जिससे कि गलतियों को मिनिमाइज। ये आजकल जो वीडियोस में गलतियां हैं वो ऑलमोस्ट 0 हो चुकी हैं। 0 नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन से तो बहुत कम हो गई हैं। या फिर इनके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि हम पूरी तरह से डिल्यूजन में आ जाएं और अपनी ऑडियंस को गैसलाइट करने लगे। गैसलाइटिंग किसी भी व्यक्ति के साथ किया जाने वाला एक मनोवैज्ञानिक धोखा होता है, जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बातें सुनकर ये लगने लगता है कि वो अब तक जो भी सोच रहा था वो सब गलत था, और अब जो उसे बताया जा रहा है वही सही है। कि अगर मोदी 2014 में जीत गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, 2019 में जीत गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, 2024 में जीत गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, खून की नदियां बहने लगेंगी। प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर चीजें आज नहीं बदली गई तो जैसे आज रशिया की हालत है, कोई आवाज नहीं उठा सकता पुतिन के खिलाफ। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज होती हुई दिख रही है। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीजें वहां पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। Control their emotions, induce guilt and fear, make them paranoid about their own bodies or thought processes. भाई साहब, आज की हालत को इमरजेंसी से कंपेयर करने लगे हैं। और आपकी माँ का निधन हुआ, वो तो इमरजेंसी जब 1 साल समाप्त होने लगी, 1 साल हो गया, अभी अब तो आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई।
तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाक्रम के लिए आपको बिल्कुल पेरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। क्रियाक्रम के लिए भी आपको नहीं भेजा? नहीं। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? ध्रुव राठी ने आजकल गदर ही मचा रखी है। इनकी लेटेस्ट वीडियोस ही हैं, डिक्टेटर, डिक्टेटर रिटर्न्स, डिक्टेटर पार्ट 2, डिक्टेटर अगेन। इसका ये लफड़ा सीधा मोदी जी के साथ चल रहा है। ऐसा लग रहा है आज की डेट में यही ऑपोजिशन है। बाकी पार्टीज तो बीजेपी की ही बी टीम बनी बैठी है। असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग तो बस अपनी। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही। रुक जाओ यार। जिस दुकानदार के पास जाकर आप रोज सब्जी खरीदते हैं, जिस धोबी से कपड़े प्रेस करवाते हैं, जो हाउस हेल्पर आपके घर में आते हैं, कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। इन लोगों को डिक्टेटरशिप से प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें प्रॉब्लम तब आती है जब इनके चहेते डिक्टेटर्स को कटघरे में खड़ा किया जाता है। कि आप देखिए, ये चाहते हैं कि भाई केजरीवाल के अरेस्ट पे बहुत हल्ला हुआ जाए। इन्होंने कहा था कि भाई हम इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेंज लाना चाहते हैं, हम बिल्कुल क्लीन गवर्नेंस करना चाहते हैं देश में। और ये जो क्लीन गवर्नेंस की इमेज थी, ये स्कैम पर स्कैम की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सत्येंद्र जैन से शुरू हुआ, अमानतुल्लाह खान ने कंटिन्यू। चाहे वो लाखों फर्जी वर्कर्स वाला कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कैम हो, सरकारी स्कूल में कमरे बनाने वाला घोटाला हो, या फिर डीटीसी बस खरीदने के भीतर घपले की बात हो, या फिर पावर सेक्टर का स्कैम हो, या फिर जल बोर्ड का स्कैम हो। और करंट लिकर स्कैम ने इस क्लीन इमेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये क्लीन गवर्नेंस वाले लोग खालिस्तानियों के साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं। 2018 में रिपब्लिक टीवी ने एक रिपोर्ट में रिवील किया था कि खालिस्तानी ग्रुप्स ने आम आदमी पार्टी को पंजाब इलेक्शंस के लिए फंडिंग दी थी। केजरीवाल एक रात भर एक खालिस्तानी मिलिटेंट के घर पे रुक कर आए थे। आप देखिए कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, हमारे कमेडियंस और हमारे इन्फ्लुएंसर्स, इन डेमोक्रेसी के रखवालों ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी के फॉर्मर लीडर कुमार विश्वास ने भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में सेपरेटिस्टों को सपोर्ट करते थे। 2018 में आम आदमी पार्टी की फॉर्मर लीडर गुलपनाग ने भी कहा था कि आम आदमी पार्टी का खालिस्तानियों से कनेक्शन था, जिसके खिलाफ इन्होंने वार्न भी किया था और प्रोटेस्ट भी किया था। सारा ऑपोजिशन, कांग्रेस पार्टी हो गई, जो भी लोग राफेल डील पर सवाल उठाते हैं, वो बस एक चीज की डिमांड कर रहे हैं कि इस डील में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सरकार इन्वेस्टिगेशन से भी दूर भागती है। सरकार नहीं चाहती कि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो, यहाँ पर उसको अवॉइड करने की भी कोशिश की जा रही है। जब भी इस राफेल के स्कैम में भी कोई प्रूफ नहीं था, तो जिन लोगों ने राफेल पर इतना हल्ला मचाया था, उन्होंने लिकर स्कैम पर एक बार भी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। एक ऐसा कानून बना दो कि अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ऐसे कानून की हम लोग मांग कर रहे थे, जन लोकपाल कानून। क्योंकि आज हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है, कलमाड़ी ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई, राजा ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई, कनिमोई ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। इस देश में जेल किसी को नहीं होती, सबको बेल हो जाती है। पहला बड़ा रीजन है कि देखिए केजरीवाल और उनके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये ऑपोजिशन के ऊपर एक अटैक है। देखिए इस वीडियो में इतना तो क्लियर हो जाता है कि प्रॉफिट दुग्गल साहब डेमोक्रेसी को बचाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने आइडल केजरीवाल को बचाने भारत आए हैं। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। क्योंकि हम अगर इनकी वीडियो ध्यान से देखें तो उस वीडियो में दिखाए गए इंडियन मैप में कश्मीर नजर ही नहीं आता। एक दो बार ऐसी गलती हो तो मानी जा सकती है, पर ठीक है करीबन हर वीडियो में यही होता है। कैसा फिर मारने का आएगा तू? 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। 7 जून 2023 स्ट्रिंग रिव्यूज का एक ट्वीट और #unsubscribe भी ट्रेंड करने लगा। क्यों? क्या हुई? क्योंकि उस ट्वीट में ये खुलासा हुआ था कि 150 रुपए में लाइक्स खरीदते हैं। पार्टी के ऊपर एलिगेशंस हैं कि वो आम आदमी पार्टी से फंडेड है एंड इसीलिए अक्सर कई सारे वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो केजरीवाल और आपकी तारीफ करते हैं, मोदी जी की बुराई करते हैं। जब फॉरेन कंट्रीज के दौरों पर जाते हैं वो इंडिया के बेनिफिट के लिए काम नहीं करते, वो अडानी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। को स्टडी किया तो जाना कि वो न्यूट्रल नहीं बायस्ड हैं। आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं। जल्दी को एक्सपोज करने वाले यूट्यूबर्स ने खुलासा कर दिया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए एडिटिंग तक का काम किया है। और पहले जहां वो बेझिझक आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते नहीं थकते थे, वहीं अब उन्होंने अपनी पार्टी को सपोर्ट करने की बजाय अपोजिशन पार्टी को गिराने और उनके खिलाफ वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं। केयरफुली तो आप देखेंगे 85% से भी ज्यादा बीजेपी के अगेंस्ट वीडियोस हैं। तो भाई जब वो व्लॉग कर रहे थे, जब अपनी वाइफ जूली के घर पे गए, वहाँ भी वो मोदी साहब को याद कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2014 से वो आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में वीडियोस और पोस्ट डाल रहे थे। इतना ही नहीं, वो पार्टी के ऑफिशियल ग्रुप के आदमी भी थे। अब तो सच बोल दे। वही लोगों ने ये भी जान लिया कि केजरीवाल और उनकी पार्टी वो भी को फॉलो करने के साथ साथ उनके वीडियोस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला करती थी। दिन हमें YouTube इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आई होती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए।
ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। ने बार बार हिंदुइज्म को टारगेट करने की कोशिश करी है। मिलेगा उत्तरकांड करके, जिसमें राम के ऊपर 2 बड़े एक्यूजिशंस लगाए जाते हैं। बोलने लग रहे हैं ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता, बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट उठाता है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसने ट्वीट किया है उसका, ध्यान देना, वर्ल्ड प्रेस, बिकी हुई मीडिया नहीं, बिकी हुई मीडिया तो अपनी मर्जी से बिकी हुई है ना, फ्रीडम तो उसको थी ना अच्छी मीडिया करने की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया को रैंक दी हुई है 160, पाकिस्तान को दी हुई है 150, अफगानिस्तान को दी हुई है 152। ये क्या है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कि मुंबई के इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग थी वो जल गई, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स थी जो नीरव मोदी के टैक्स इवेजन की फाइल्स में इनकम टैक्स इंडिया खुद ट्विटर अकाउंट को सामने आना पड़ा। उन्होंने फिर आके बताया कि भाई मीडिया में ऐसी बातों को फैलाया जा रहा है जो अफवाहें हैं, ऐसी कोई नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कोई फाइल जली नहीं। पार्टी वाले ने घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता। इस भाई ने एक ट्वीट करा, उन्नाव रेप केस जब चल रहा था उसमें इसने बोला कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में फाइनलाइज हो चुका है कि जो एमएलए है बीजेपी का उसी ने रेप किया। सीबीआई की प्रेस रिलीज थी जिसमें सीबीआई ने साफ साफ बोल दिया कि हमने ऐसा कोई प्रूव ही नहीं करा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बताता अपने आप को एथीस्ट है लेकिन क्रिटिसाइज करेगा सिर्फ हिंदुइज्म को। रामायण के जो सबूत मिल जाते हैं ब्रिज में कि मैन मेड ब्रिज था, वो इसको दिक्कत होती है। आप किसी को ऑरेंज बाबा बोल देते हैं, दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि कोई भगवा रंग पहनता है और अगर भगवा रंग का मजाक उड़ाते हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ उस व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ा रहे हो, आप भगवा रंग का मजाक उड़ा रहे हो, आप उस पहनावे का मजाक उड़ा रहे हो जिसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है हमारे समाज में, हमारी कंट्री में। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद सब भगवा पहनते थे, आप सबका मजाक उड़ा रहे हो, विच इज रियली बैड। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप राम मंदिर की कॉस्ट को फ्लैबरगास्ट करते हैं, 300 करोड़ बोलते हैं, फिर पता चलता है वो तो जो पूरा डेवलपमेंट का काम है अयोध्या का, जो अप्रोच रोड बननी है उस पे इतना पैसा लगाया गया, राम मंदिर पे नहीं। पर उसके बाद भी आप माफी नहीं मांगते हैं, आप आर्गुमेंट्स में पड़े रहते हैं। जब भी आपको कोई आईना दिखाता है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आप वाराणसी जाते हैं, बीबीसी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और एक वन साइडेड ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। उससे आपने इंटरव्यू लिया, डू दे रिप्रेजेंट वाराणसी इन द एंटायरिटी? उनके साथ हंसी मजाक करके, मुखौल उड़ा के, क्या उनसे आपको रियल पिक्चर मिल जाती, इन्फॉर्म पिक्चर मिल जाती? आपने कोई भी डेवलपमेंट का काम जो हुआ है वाराणसी में उसके बारे में बात नहीं करी। कोई भी अच्छी जगह जहां डेवलपमेंट है वो नहीं आपने दिखाई। मुंबई में भी ऐसे कई इलाके जो बहुत सही हैं, बहुत डेवलप्ड है और बहुत पिछड़े हुए। वाराणसी में ऐसे इलाके तो आपने बिल्कुल नहीं दिखाया जो डेवलप्ड है। ऐसा क्यों? जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। पिक्चर दिखाना चाहते हो, वो भी बीबीसी के साथ कोलैबोरेट करते हुए। अगर आपका एक खुद का डॉक्यूमेंट्री होता है, आई वुड हैव स्टिल बीन ओके विद दैट, बट नॉट व्हेन यू शेक हैंड्स विद अ ब्रिटिश कंपनी whose main agenda has been largely to put India down on almost every ground possible। और ये आप जानते हैं भली बात, पर कोलैबोरेशंस, पैसा, कोई तरीका है भीख मांगने का। आप अडानी को जंप करके बचपने में आके रॉन्ग कोट कर दे। आप बोलते हैं कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने 170,000 हेक्टेयर का डेंस फॉरेस्ट बेच दिया अडानी को। फिर जब अडानी आपको चैलेंज करता है तो आप वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं, आप अपोलोजाइज नहीं करते, उसी आर्गुमेंट में पड़े रहते हैं, मैंने तो अवेयरनेस क्रिएट करी है। वाह, गलत फैक्ट्स दिखा के, गलत इल्जाम लगा के, गलत एलिगेशन दिखा के विदाउट एनी बेस आप कहते हैं मैंने अवेयरनेस क्रिएट करी है। इज दिस कॉल्ड एज अवेयरनेस? Being factually incorrect, misleading people, misinforming people, is this awareness? sorry। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। कोई भी गवर्नमेंट अगर टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो वो उसके बारे में बात करेगी चुनाव में, और ऐसा अक्सर होता है। हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम किया, टेररिज्म के खिलाफ किया है तो वो उसको गिनाई भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बाहर बैठा, जर्मनी में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये गलत है, तेरे ओपिनियन से चलेगा देश। जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा खर्चा किया है, तुम्हारे ही ख्वाबों के प्रधानमंत्री द्वारा सबसे ज्यादा खर्चा किया जाता है एडवर्टाइजमेंट पे। 1000 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया था एडवर्टाइजमेंट के ऊपर केजरीवाल ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लताड़ भी लगाई थी। दुग्गल साहब एक दिन डेमोक्रेसी के एक्सपर्ट हैं, एक दिन पोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं, एक दिन टाइम ट्रैवल के एक्सपर्ट हैं, एक दिन मूवी रिव्यूअर हैं और एक दिन फ्लाइंग कार्स के एक्सपर्ट हैं। क्या गजब टूबीबाज आदमी। लेकिन पार्टी की पॉलिटिशियन आतिशी कहती है कि तो अगर आप यूपी में देखिए, बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। सो इफ वी वर यूपी वोटर्स तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहाँ पे उनसे बात हो रही थी तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूँ? ऐसे तभी आंख बंद करके कोalition को डाल के वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहाँ पे बीजेपी को हराना जरूरी। ऐसे विजय नायर और के कविता जैसे लोग हैं जिन्होंने लिकर पॉलिसी में आम आदमी पार्टी के लीडर्स के साथ क्लोजली काम किया था और वो अब गवर्नमेंट के इन्फॉर्मर बन गए हैं और उन्होंने क्रेडिबल आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि उनको लिकर पॉलिसी में फेवरेटिज्म दिखाने के लिए किक पैक्स मिले थे, जिन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने अलग अलग कैंपेन्स में किया है। ये कह रहे हैं कि बेल डिनाई किया जा रहा है। तो इस बात के लिए सीधा लोगों ने इंडियन जुडिशरी को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब असली हिपोक्रेसी क्या है?
अब जो लोग डिक्टेटरशिप का झंडा लेकर घूम रहे हैं उन्हें ये भरोसा होना चाहिए कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सपोज किया वही सुप्रीम कोर्ट देश के नेता को भी जस्टिस दे सकता है। ऑपोजिशन लीडर्स को, जहां तक बेल की बात रही तो अभी हाल में ही आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को बेल पर रिलीज किया गया है। इस बेल को ना तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ना ही डिक्टेटर मोदी साहब रुकवा पाए। और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का अपने अपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल बीजेपी ने नहीं शुरू किया है, ये काफी समय से चल रहा है। याद रखिए 2002 के जब रायट्स हुए थे तब कितनी सारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम्स बिठाई गई थी मोदी के खिलाफ, कितनी बार उनको समन करके इंटरोगेट किया गया था और मोदी ने हर बार कंप्लाई किया था। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब सीबीआई ने अमित शाह पर भी कार्रवाई की थी और उनको भी समन किया था और अपने आप को सरेंडर किया था। उनको मैं जवाब देने के लिए कार्यालय से सीधा सीबीआई की ऑफिस जा रहा हूँ। दिल्ली उन गिने चुने राज्यों में से है जहां केंद्र की आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पाई है। क्या ये डिक्टेटरशिप है? यहाँ तक कि रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे थे कि जब एजेंसीज बुलाती हैं तो जाना चाहिए। वो आपको ढंग की एडवाइस दे रहे हैं तो आप सोचिए कि लाइफ में आपने कुछ तो गड़बड़ किया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि डिटेंशन विदाउट कन्विक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखिए इस बात को मैं समझता हूँ और ये प्रॉब्लम बिल्कुल लेजिटिमेट है, लेकिन इस तरह के कन्विक्शंस में बेल देने में दो एक्सेप्शंस होते हैं। पहला कि जो अक्यूज है उनके भाग जाने का डर हो, या दूसरा कि वो सबूत के साथ कुछ गड़बड़ी या इंटरफेरेंस करें। विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर जो कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के घर यानी शीश महल के जो अपडेट्स किए गए थे उसमें कुछ करप्शन था या नहीं था उसकी छानबीन कर रहे थे, तब उनके एविडेंस के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। इस बात का सीसीटीवी फुटेज भी निकल कर आया था। प्रॉफेट दुग्गल मसीहा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 1993 का इनकम टैक्स का नोटिस आया है। तो चलिए नोटिस की टाइमिंग थोड़ी शेडी हो सकती है, लेकिन नोटिस गलत थोड़ी है। पता चला है कि 3000 करोड़ के ऊपर का टैक्स कांग्रेस पार्टी ने नहीं बढ़ा है। तो आप टाइमिंग पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपको क्राइम पर भी तो सवाल उठाना चाहिए। आपको थोड़ा सा देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देश की आबादी 140 करोड़। You're welcome। और इनफैक्ट ये अभी ही सिर्फ नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी को इससे पहले भी 3 नोटिस मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है। लोगों को साइलेंस किया जा रहा है। वैसे देखिए बात तो सही है। आप देखिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके किस तरह से जम्मू में जाकर निखिल सिंह डोगरा नाम के एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर रही है, जिसने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी का एक MLA प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहा है। मैं आपको रात का सीन दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है। ये आप समझ लो कि पंजाब में बैंकॉक बनाया हुआ है। 2000 विद रूम और विदाउट रूम? विद रूम। एक सेकंड, यहाँ तो लिखा हुआ है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। आम आदमी पार्टी की कंट्रोल्ड पंजाब पुलिस ने रचित कौशिक नाम के एक यूट्यूबर को, जिसको सब लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, उनको गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस मुजफ्फरनगर जाती है। उनके फैमिली फंक्शन से उनको उठाकर पंजाब ले जाती है। वही पंजाब पुलिस दिल्ली आती है, बीजेपी लीडर तजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके घर से उठाकर पंजाब ले जाने की कोशिश करती है। इसी तरह के एलिगेशन पंजाब के कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने भी लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स को हरास करने के लिए और इंटिमिडेट करने के लिए। कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तमिलनाडु पुलिस का इस्तेमाल किया बिहार में जाके स्क्विंट नियॉन नाम के एक यूट्यूबर को पकड़ने के लिए और हरास करने के लिए। यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ को चेन्नई पुलिस गिरफ्तार करती है डीएमके से सवाल पूछने के लिए। और दुग्गल मसीहा कहते हैं कि आज डेमोक्रेसी मर रही है। यूपीए 1 और 2 की बात करते हैं, उसमें भी देख लीजिए कितने सारे एग्जांपल्स थे जिनमें जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था या इंटिमिडेट किया गया था। सीमा आजाद के ऊपर UAPA लगाया गया, अरुण फरेरा को 2007 में जेल डाला गया, गौतम नवलखा को 2011 में जेल में डाला गया, विनायक सेन को अरेस्ट किया गया, 2007 में प्रशांत राही को अरेस्ट किया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट को यूपीए गवर्नमेंट ने जेल में डाला था या अरेस्ट किया था। उस समय डेमोक्रेसी पर आंच भी नहीं आई। ये सब दोगलापन है। कि जब महाराष्ट्र पुलिस ने जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को उनके घर में घुस के घर से घसीट कर जेल ले गए थे इंटरोगेशन करने के लिए। अब याद कीजिए कि न सिर्फ दुग्गल मसीहा ने बल्कि उनके दोस्तों ने कितनी खुशी के साथ अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट को और इंटरोगेशन को सेलिब्रेट किया था। अरेस्ट के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में बीजेपी के ढेर सारे यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स से ट्वीट करने पर लग गए, ये तो भाई इमरजेंसी आ गई है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी सपोर्टर्स बीजेपी के झंडों के साथ सड़कों पर भी उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए अर्नब गोस्वामी के फेवर में। मानो ये किसी टीवी एंटरटेनर का अरेस्ट नहीं बल्कि बीजेपी के टॉप पॉलिटिशियन का अरेस्ट हुआ हो जैसे। तो हमारे प्रॉफिट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुर्ग मसलम 1008 जिन्हें पसंद नहीं करते, उनको अगर एजेंसीज टारगेट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके चहेते पॉलिटिशियंस को अगर एजेंसीज टारगेट करे तो डेमोक्रेसी मर जाएगी। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। फेसबुक पर ध्रुव राठी स्क्वाड नाम का एक ग्रुप बनाया था जिसका इस्तेमाल वो करते थे दूसरे पेजेस को, दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को मास रिपोर्ट करके बैन करवाने के लिए और उनकी आवाज को दबाने के लिए। जी न्यूज फैन क्लब्स, जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज फैला रहा था। मेरा एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। उसके बाद है नेशन नमो, जिसकी पोस्ट हमने डिलीट करवाई। उसके बाद है बार बार मोदी सरकार, मोदी फॉरएवर। आई विश यू, वी ऑल विश यू द वेरी बेस्ट। जिन आईडीज को बैन करवाना है फेसबुक, ट्विटर या कोरा से, तो उन आईडीज के हम नाम आपको पढ़कर सुनाते हैं। भारत एंड अनटोल्ड स्टोरी नाम के फेसबुक पेज को, मैं भी आउट हूँ, थैंक यू। नमो ब्रिगेड इंडिया को, शंखनाद को, द इंडिया आई। आई एम आउट,
but I wish you the very best. पिछले 10 सालों में कितने कम स्कैम्स हुए हैं, कितना करप्शन खत्म हुआ है, उसके पहले आप याद कीजिए कि कितने बड़े बड़े स्कैम्स होते थे। 2G स्कैम हुआ था जिसमें 1.6 लाख करोड़ रुपए का स्कैम किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम हुआ था। 2012 में कोयले का स्कैम हुआ था। शारदा चिट फंड का स्कैम हुआ था। आदर्श स्कैम हुआ था। लवासा टाउनशिप का स्कैम हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम्स हुए थे उस समय पर। पाकिस्तान के जीडीपी का बेसिकली 2-3 गुना तो कांग्रेस के लीडर खा के टकार गए। तब नहीं मरी डेमोक्रेसी, आज मर रही है। तुम्हें शर्म है कुछ? ये एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी है जिसे फॉल्स डिलेमा कहा जाता है। चीजों को जबरदस्ती ब्लैक एंड व्हाइट बना देना कि या तो देश एक डेमोक्रेसी है या फिर एक डिक्टेटरशिप है, बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। आज जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है दोस्त। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। अच्छा भाई सही है। यूपीए के समय पे तो हमारी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी, सभी डेमोक्रेसी इंडिसेस हमसे प्यार करती थी, सभी फॉरेन गवर्नमेंट हमसे प्यार करती थी, हमारे गुणगान गाया करती थी। हमारी डेमोक्रेसी कितनी बेहतर थी जब आए दिन इंडिया में आतंकवादी अटैक्स हो रहे थे, आए दिन ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें जा रही थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेटिंग एजेंसीज उस समय इंडिया की डेमोक्रेसी और इंडिया की हालत बहुत बेहतर थी। तुम्हें शर्म है कुछ? भैया रेटिंग एजेंसीज जो है ना, ये बेसिकली मुन्ना भाई MBBS के वो चाइनीज टूरिस्ट हैं। No, I want real India. Poor people, hungry people. इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसने इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है। फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। इसका मतलब है कि देश में मल्टी पार्टी इलेक्शंस तो हो रही हैं, लेकिन एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है। लोगों की आजादी खत्म करी जा रही है। और अगर इन रेटिंग इंडिसेस को भी देखें तो इनके अकॉर्डिंग इंडिया की डेमोक्रेसी चाइना, रशिया, यूक्रेन, घाना, इराक, सूडान और नाइजीरिया से भी बुरी है। इन एजेंसीज के मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की स्थिति लगभग एशिया में सेम है। इन एजेंसीज के मुताबिक कुछ देशों के इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं जिनको 10 आउट ऑफ 10 दिए गए हैं, जिसमें बेलारूस, चाइना, क्यूबा, लीबिया और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। ये तो हालत है भैया इन एजेंसीज। आप किताब से ज्यादा जानते हैं। फिर दुग्गल साहब कहते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी इसलिए मर रही है क्योंकि लद्दाख में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लद्दाख पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। अब देखिए, लद्दाख एक सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल एरिया है जो एक बॉर्डर एरिया भी है, और सोनम वांगचुक नाम के एक एक्टिविस्ट हैं जो काफी समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल अप्लाई करने की मांग कर रहे हैं। और देखिए, गवर्नमेंट ने अगर इसका प्रॉमिस किया है तो ये डिलीवर करना भी चाहिए। लेकिन अगर लद्दाख की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बीजेपी ने लद्दाख के लिए अपने मैनिफेस्टो में जो प्रोमिस की थी उसमें से काफी सारी प्रोमिस पर डिलीवर भी किया है। फॉर एग्जाम्पल, एयरपोर्ट टर्मिनल्स प्रॉमिस किए थे जो कि डिलीवर किया है। नुब्रा डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिस को सेटअप प्रॉमिस किया था जो कि सेटअप किया है। गवर्नमेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस लद्दाख के लिए अलग से प्रॉमिस किए थे, वो डिलीवर हो रहा है। डिफेंस कनेक्टिविटी के साथ साथ जंस्कर वैली में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पुश किया है। जोजिला टनल, अंगलांगला और शिंकुला टनल्स पे भी काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोमिस फुलफिल नहीं किए गए हैं और लद्दाख को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में अगर 6 शेड्यूल प्रॉमिस किया गया है तो वो भी डिलीवर किया जाएगा। लेकिन ये बात भी लेजिटिमेट है कि ये जो प्रॉमिस किया है इसका एक टाइमलाइन बताना चाहिए गवर्नमेंट को, और कब डिलीवर होगा ये भी बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि आप कंप्लेन कर सकते हैं। और लद्दाख के प्रोटेस्टर्स को भी ये याद रखना चाहिए कि बीजेपी को छोड़ के और कोई पार्टी इनके राइट्स में इंटरेस्टेड नहीं है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। ये कितने सालों से चीख रहे थे कि आर्टिकल 370 को हटाओ, हमको ऑटोनॉमी दो, हमको कश्मीर वाली से अलग करो। क्या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, CPIM किसी ने भी सपोर्ट किया था इस बात को? उल्टा कांग्रेस के एक लीडर ने तो कहा था कि लद्दाख में तो घास का तिनका तक नहीं उगता, अगर चाइना ले भी जाए तो क्या बड़ी बात है। ये हालत है ऑपोजिशन की, इतनी चिंता है इनको लद्दाख की। आज ये लद्दाख के बारे में चिल्ला रहे हैं। 70 साल से जो लद्दाख वाले चिल्ला रहे थे आर्टिकल 370 को हटाने के, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तब लद्दाख की चिंता हो रही है। और इन्हें डिक्टेटरशिप से प्रॉब्लम नहीं है, ये बार बार ऐसी पार्टीज को सपोर्ट देते हैं या एटलीस्ट उनसे कोई सवाल नहीं करते जो भारत की सबसे करप्ट, सबसे कम्युनल और सबसे क्रिमिनल पार्टीज है। दुग्गल मसीहा के मेंटर रवीश कुमार ने इन्हीं करप्ट और इन्हीं क्रिमिनल पार्टीज के गोदी में बैठ के अपना करियर डेवलप किया है। क्या डेमोक्रेसी के रखवाले प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1008 ने कभी भी रवीश कुमार को इस बात के लिए एक्सपोज किया है? सवाल पूछा है उनसे? ये सारी पार्टीज जो भी गलत काम करती हैं उन पर या तो ये पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं या कभी कभी ओपनली सपोर्ट ही कर देते हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट को इन्होंने सपोर्ट किया था। आम जनता इंडिया अलायंस के पार्टीज के अंदर बहुत भुगत चुकी है और आप उन पार्टीज को बेचारे विक्टिम्स की तरह दिखा रहे हो। आपको हिंदुत्व मूवमेंट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता है, आपको बीजेपी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता है। आप अपने आप को सिर्फ देश का मसीहा और सेवियर की तरह पोर्ट्रे करते हो और इस तरह की क्रिमिनल पार्टीज को सपोर्ट करते हो। वंदे मातरम। ये वीडियो लवड़ू के लिए नमस्कार दोस्तों करता है जो, क्यों रे जर्मन शेफर्ड, तू क्या कह रहा है? डिक्टेटरशिप है हिंदुस्तान में। ट्वीट कभी तेरे तूने हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ बोला था, तूने सनातनियों को गाली दी थी, तूने हिंदुओं को गाली दी, तूने हर उस इंसान को गाली दी जो भगवान प्रभु श्री राम को मानता है, बजरंग बली को मानता है। तूने बहुत सारा गलत बहुत कुछ कहा है और नाम अब सब समझ गए हैं। क्यों? क्योंकि जर्मन शेफर्ड हिंदुस्तान के अंदर ना एक रहने दो गाली गलौच एक तो ना देने का वादा किया, लेकिन उसके बाद भी अगर देना भी पड़ी तो उसके लिए डिजर्व करना पड़ता है ना। आज भी मेरे पिताजी का एक वाक्य है, शेर कुत्तों के बारे में नाम भी ना ले तो अच्छा होता है। तू बहुत तेरे को बहुत बहुत खुलासे करने होते ना, रुक थोड़ा सा, इस बार ना खुलासा तू हैंडल नहीं कर पाएगा। मेरे वतन के खिलाफ बोलना बंद कर बे। मुझे ना फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सत्ता में और कौन नहीं है। बात यहाँ ये है, अबे जो अच्छा काम हो रहा है उसके लिए बोलना। और रही बात तेरे बापों की, तेरे नाजायज बापों की, जितनी तेरी सच्चाई तेरे जितने कनेक्शन है ना, वो तो ऐसा डिक्टेटरशिप अगर असल में होती ना तो लालू
तुम्हारे जो ना कहां से क्या क्या निकल चुका होता। अगर डिक्टेटरशिप होती तो तेरे को जहां था उधर से भी उठा के लाया जा सकता था। तूने इस वतन के लिए क्या किया है? तू पहले तो आके वो कर डिक्टेटरशिप। खाता साला हमारी है, यही तकलीफ है। खाते तुम साली हमारी हो, हमारे नाम की आइडेंटिटी की, लेकिन तुम अपमान करते हो इस राष्ट्र का, जिसके कारण तेरा नाम। रुक जा, बहुत जल्दी है ना। अब ये शुरुआत है, ये पहला सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था। नमस्कार दोस्तों। अबे तेरी नमस्कार नहीं चाहिए मैं तेरा नमस्कार किसी को।